हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो नीट या एआईपीएमटी में पूछे हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन करेंगे नीट 2020 में पूछा हुआ। अ वायर ऑफ लेंथ L मीटर कैरिंग अ करंट ऑफ I एम्पियर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज। तो मैं आपको याद दिलाता हूं किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, इसमें करंट है यदि I, तो ये मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, तो आपको याद भी होगा, m होता है NIA के बराबर। n इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज करंट एंड A इज एरिया। और ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक मोमेंट। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, दाहिने हाथ की हथेली को इस तरह हाफ ओपन रखना चाहिए और करंट जिस डायरेक्शन में बह रहा है, मतलब सेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, उस डायरेक्शन में हमको रख देना चाहिए ये टर्न्ड फिंगर्स। तब ये अंगूठा हमको बतला रहा होता है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर। तो यहाँ आप डॉट साइन लगा देते हैं। हालांकि यहाँ हमसे नहीं पूछा हुआ है डायरेक्शन, हमसे तो मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। और क्या बोला है, एल लेंथ का ये वायर है, इसको बेंड किया है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, हमको उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो सिंगल टर्न है तो एन तो 1 हो जाएगा, और यदि रेडियस आर होगी तो एरिया को क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है। तो एन की तो यूनिट होगी नहीं, ये तो नंबर है। आई इज करंट एंड ए इज एरिया, तो ऑब्वियसली इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और एम्पियर मीटर स्क्वायर में ही हमसे आंसर पूछा है, मतलब एसआई यूनिट्स में। और इसका डायमेंशन क्या होता है, तो याद रखें इसका डायमेंशन होता है AL2। कैसी क्वांटिटी है, तो याद रखें ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये है किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो बातें हम साथ साथ करते जाते हैं वो भी सब ध्यान दें। क्वेश्चन रिपीट नहीं होता पर कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता है। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे यूनिट पूछ लें, हो सकता है आपसे डायमेंशन पूछ लें। तो हमको ये फाइंड आउट करना है। अब आर हमको नहीं पता है, हमसे ये बोला है कि उस एल लेंथ के वायर को सर्कल के फॉर्म में बेंट किया है। तो हमने माना है उस सर्कल की रेडियस है आर, तो एल इक्वस टू होगा 2πr, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। यहां से आपको आर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो रेडियस हो गया L अपॉन 2π, बस वो यहाँ सब्सटीट्यूट करके आंसर आपको मिल जाएगा। तो I इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर होगा L स्क्वायर अपॉन 4π², 4π²। एक पाई कैंसल आउट, ये हमारा आंसर हो गया IL2 अपॉन 4π, IL स्क्वायर अपॉन 4π। तो ये आंसर सही हो रहा है, आंसर सी एस करेक्ट, और यूनिट होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब क्या क्या बात ध्यान रखेंगे, अब आप आगे के लिए ये ध्यान रखें कि किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट NIA, और बार मैग्नेट के लिए कितना होता है, तो बार मैग्नेट के लिए इसको याद रखना, पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ। कभी कभी इसकी यूनिट पूछ लेते हैं पोल स्ट्रेंथ की, या आपने बार मैग्नेटिज्म में पढ़ा हुआ है पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट यदि पूछेंगे तो आपको यदि कैपिटल M की यूनिट मालूम है तो इसकी यूनिट भी आप बतला सकते हो। ये यदि एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है, अपॉन मीटर करेंगे तो एम्पियर इंटू मीटर, ये हो जाएगी इसकी यूनिट एम्पियर मीटर, और डायमेंशन क्या हो जाएगा AL। तो बाय द वे ये भी हमने समझ लिया है, इसको भी याद रखें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग सोलोनॉइड of 50 centimeter length having 100 turns carries a current of 2.5 ampere. The magnetic field at the center of the solenoid is नीट 2020 का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता होगा किसी लॉन्ग सोलोनॉइड में किसी वेल इनसाइड पॉइंट पर, जरूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट हो, ठीक ठाक अंदर है यदि वो पॉइंट, तो फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, जिसमें म्यू नॉट क्या है,
तो यह है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ उसकी वैल्यू दे रखी है हेनरी पर मीटर या फिर टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर उसकी यूनिट होती है। तो ये ऐसा है फॉर्मूला है, टेस्ला में आपका आंसर आएगा। अब गलती हमसे क्या हो सकती है कि ये जो n है, n इज नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बट n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये जरूर याद रखें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं। जैसे यहाँ बोला हुआ है इसने 100 टर्न्स हैं, 100 टर्न्स हैं टोटल टर्न्स, और लेंथ है 50 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करके पर मीटर में यानी 1 मीटर में कितने टर्न्स हैं वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो याद रखें कि यह है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर मीटर इसकी यूनिट होगी। और आई है करंट, बस वैल्यूज डालकर इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। तो b इक्वल्स टू क्या लिखे यहाँ 4 पाई टाइम्स 10 टू दी पावर -7, ये म्यू नॉट, फिर क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 100 और लेंथ कितनी है उसकी वो है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर बनाया और ऊपर करंट विच इज 2.5 एम्पियर। बस ये इसका आंसर है। ये 2 बार कैंसिल और ये 5 बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पर और ये 20 हो जाएगा फिर। तो इजी है इसका कैलकुलेशन भी। तो ये हुआ 20 पाई, उसके अलावा आप 10 की पावर्स बचेंगे, सिर्फ इसको ऊपर ले जाएं तो -5 हुआ। बस ये हमारा आंसर होगा टेस्ला में। अब आंसर को मैच करने के लिए इन्होंने पाई का वैल्यू हमको डालना पड़ेगा, यहाँ 6.28 लिखा हुआ है, तो इस 10 को इसको दे दें -5 को तो -4 बन गया। और 2 पाई मतलब क्या, पाई का वैल्यू 3.14, उसका ट्वाइस यानी 6.28, तो 6.28 टाइम्स 10 raised to the power -4 टेस्ला इज आवर आंसर। आंसर ए इज करेक्ट। एक और बात याद रख लें कि ये फील्ड है कहीं वेल इनसाइड पॉइंट पर, ऐसा होता है वो सोलोनॉइड ऐसा होता है, तो कहीं ठीक ठाक बीच में वो पॉइंट है तो यहाँ फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, और एंड्स पर कितनी होती है, तो एंड्स पर आधी हो जाएगी म्यू नॉट एन आई बाय 2। तो कभी पूछ सकते हैं कि एंड पर फील्ड कितनी है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 3। क्या बोल रहे हैं यहाँ, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम and alpha particles with same momenta enters perpendicular to a constant magnetic field B. The ratio of their radii of the paths RH upon R alpha will be. NEET 19 का क्वेश्चन है। तो पहले ये समझते हैं आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम मतलब क्या। तो हाइड्रोजन एटम कैसा होता है, तो उसमें एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन होता नहीं है, और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा होता है बाहर। तो ये तो हाइड्रोजन एटम है। इसको आयोनाइज करना मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी देकर बाहर कर लेंगे, तब ये बनेगा हाइड्रोजन आयन। इसकी बात यहां पर हुई है, यही है हाइड्रोजन आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। तो इसकी बात हुई है। एक पार्टिकल तो ये है, दूसरा है अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल तो आप जानते हो 2He4 यानी हीलियम का न्यूक्लियस। अब इस पर कितना चार्ज होगा, तो इस पर चार्ज होगा +1e, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन आयन पर, और इस पर कितना चार्ज होगा, तो इस पर चार्ज होगा +2e। मतलब इन दोनों पार्टिकल्स को किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में परपेंडिकुलरली एंटर किया है विथ सेम मोमेंटम। हमको बताना है कि जो इनके पाथ होंगे सर्कुलर पाथ, उनके रेडियाई का रेशो कितना है। तो मैं आपको याद दिलाता हूं जल्दी से, हम एक बात समझ लेते हैं यहाँ पर। कभी आप भूल गए, वैसे आपको फॉर्मूला याद होगा रेडियस का, पर मान लो भूल जाते हैं तो कैसे याद लाएंगे। मान लो ये क्रॉस की फील्ड है, सपोज ये क्रॉस की फील्ड है, और इस क्रॉस की फील्ड में हमने एक पॉजिटिव चार्ज को, ये है वो पॉजिटिव चार्ज, इसको वेलोसिटी v से, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरह एंटर किया है, मतलब परपेंडिकुलरली। फील्ड कैसी है, बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर, और ये चार्ज जो हमने सेंड किया है इसकी वेलोसिटी फील्ड से परपेंडिकुलर है। होता क्या है, जब ये फील्ड में आएगा चार्ज पार्टिकल यहाँ, तब इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा। क्या आप जानते हैं चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स आता है QEB sin थीटा। यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, थीटा होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो वो तो 90 हो जाएगा, sin 90 1 होकर इसके ऊपर लगने वाला फोर्स होगा QVB।
ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, और फोर्स कहाँ लगेगा, तो उसकी डायरेक्शन आप निकालेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। पॉजिटिव चार्ज है, इधर उसकी वेलोसिटी है, मतलब करंट का डायरेक्शन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर, फोर फिंगर से शो होगी। ये थंब बताएगा हमको इसका डायरेक्शन फोर्स का, मतलब फोर्स इधर लगेगा, और कितना लगेगा, क्यू वी बी। और ये फोर्स क्योंकि वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन हो जाएगी सर्कुलर मोशन की, वो इस तरह से रिवॉल्व होने लगता है। ये सब आप ऑलरेडी जानते हो, मैंने आपको याद दिला दिया, कभी भूल गए तो ऐसा करना है। और ये सब भी ड्रॉ वॉ भी कुछ नहीं करना है आपको, तो ये याद आ जाना चाहिए कि फोर्स लगेगा क्यू वी बी, और ये फोर्स सर्व करेगा, ये प्ले करेगा रोल सेंट्रीपिटल फोर्स का, बस सिंपल। ये इक्वेशन याद आ जाए, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये वी कैंसल आउट होकर आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ वुड बी एम वी अपॉन क्यू बी, ऐसा हो गया। और एम वी मतलब मोमेंटम, यानी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम वी कैन राइट पी अपॉन क्यू बी, पी अपॉन क्यू बी। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड सेम है दोनों के लिए, और ये भी सेम है, लीनियर मोमेंटम, यानी रेडियस होगा इन द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ चार्जेस। बस यहां तक आप पहुंच गए। ये सब भी आपको मन में ही करना है, ये भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस गलती ना हो इसलिए लिख लेना चाहिए। तो पहले किसका नाम लिया है, पहले नाम लिया है इसका, हाइड्रोजन आयन का। हमको चाहिए आर एच अपॉन आर अल्फा, बोला भी है क्वेश्चन में। बस यहाँ पर आपको इनवर्स प्रोपोर्शन में उनके चार्जेस रख देने हैं, मतलब अल्फा का चार्ज इधर रखना है +2e, और हाइड्रोजन आयन का इधर, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2:1। दिस इज आवर आंसर। तो इजी क्वेश्चन है, आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A metallic rod of mass per unit length 0.5 kg per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle of 30 degree with the horizontal। एक मेटालिक रॉड है जिसका हमको दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ, उसके यूनिट लेंथ में प्रेजेंट मास, मतलब लेंथ नहीं दिया है, मास पर यूनिट लेंथ हमको गिवन है। इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मतलब फ्रिक्शन एब्सेंट है, which makes an angle of 30 degree with the horizontal। तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन यहां पर मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमको दे रखा है 30 डिग्री, और इस इंक्लाइन प्लेन पर एक रॉड को रखा गया है हॉरिजॉन्टली। तो रॉड यहां सपोज कर लेते हैं, तो ये कोई स्फीयर नहीं है, उस रॉड का आप देख रहे हैं साइड व्यू, साइड व्यू आप देख रहे हैं, और ये रॉड रखी गई है इस तरह से हॉरिजॉन्टली। आगे क्या बोल रहे हैं, द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन by flowing a current through it when a magnetic field of induction 0.25 Tesla is acting on it in the vertical direction। vertical direction में 0.25 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है, और इस रॉड को इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन। यदि हम मान लें कि इस रॉड का मास है m, इसकी लेंथ है l, और इसमें करंट हमने पास किया है I, तो यदि हम करंट पास नहीं कर रहे होंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में भी इस रॉड पर एक नेट फोर्स आएगा नीचे, और ये नीचे स्लाइड हो जाएगी। पर यदि हम इसमें करंट पास कर देंगे तो आप जानते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर आता है फोर्स। कितना होगा ये फोर्स, IBL साइन थीटा। थीटा क्या है, तो वो है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो क्योंकि रॉड रखी गई है हॉरिजॉन्टली और मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो फोर्स आएगा IBL। उसके अलावा कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, तो एक तो होगा फोर्स इसका वेट, इस रॉड का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये होगा mg वेट। दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर, और तीसरा फोर्स होगा मैग्नेटिक ओरिजिन का, जैसा अभी हमने तय किया कि वो होगा IBL, और वो IBL इधर एक्ट करेगा। ज्यादा सोचेंगे नहीं, कोई लॉ वॉ लगाकर इसको नहीं निकालेंगे, लॉजिक से करेंगे। IBL को इधर ही लगना चाहिए, क्यों, इधर लगेगा तभी फिर ये तीनों वेक्टर्स ऐड होकर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, और तभी फिर वो रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन, मतलब नेट फोर्स उस पर हमको चाहिए 0।
तभी वो तीनों फोर्सेस एडअप होकर, वेक्टोरिकली एडअप होकर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो पाएगा। तो ज्यादा नहीं सोचेंगे, ये तीन फोर्स इस पर लग रहे हैं। अब हमसे पूछा क्या है, द करंट फ्लोइंग इन द रॉड टू कीप इट स्टेशनरी। तो इसमें करंट हमने कितना फ्लो किया है ये पूछा हुआ है हमसे। तो अब आगे बढ़ेंगे, इसको करते हैं रिजॉल्व। एन को, एन को ही क्यों रिजॉल्व करेंगे, अभी आपको इसका जवाब मिल जाएगा। एन का एक कंपोनेंट हम इधर निकालेंगे, क्योंकि हमको इन तीनों को ऐड करना है। एक्चुअली ये तीनों वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर सम इन तीनों फोर्सेस का है 0। तो एन को करेंगे रिजॉल्व। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा के आप निकाल सकते हैं इसे। और इधर कंपोनेंट एन का होगा एन कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा। अब यदि आप इस आईबीएल को इधर मान लेते तो फिर एम जी एन और आईबीएल एडअप होकर 0 नहीं हो पाते, और इसलिए लॉजिक से हमने उसको इधर मान लिया है, क्योंकि हमको तो सॉल्विंग करनी है। तो आईबीएल इधर मान लिया, एन ये और एम जी इधर। और एन को क्यों रिजॉल्व किया, एम जी को आप करेंगे क्योंकि ये इधर है ना आईबीएल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एन को रिजॉल्व करने पर ही एन का ये कंपोनेंट उसको बैलेंस करेगा आईबीएल, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एन को हमने रिजॉल्व किया है। कुल मिला के हमको दो इक्वेशंस मिल गई, क्योंकि अब ये रॉड है कैसी, रेस्ट में, नेट फोर्स 0 है, मतलब एन साइन थीटा है आईबीएल के बराबर, आईबीएल के बराबर, और एन कॉस थीटा है, एन कॉस थीटा है एम जी के बराबर। और एम क्या है, तो एम है मास ऑफ द रॉड। पर क्वेश्चन में हमको दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ। तो यदि इस रॉड का मास है एम, लेंथ है एल, तो ये होगा मास पर यूनिट लेंथ। इसको हम लिख लेते हैं एम डैश। तो एम कितना होगा, वो होगा मास पर यूनिट लेंथ एम डैश इंटू लेंथ ऑफ द रॉड, एम डैश एल यहां हम सब्सटीट्यूट करेंगे। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आईबीएल न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में एम की जगह डाल देते हैं एम डैश इंटू एल, क्योंकि एम डैश हमको गिवन है क्वेश्चन में। अब ये एल कैंसिल आउट, हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए आई। आई हमको फाइंड आउट करना है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डैश tan थीटा अपॉन बी, एम डैश tan थीटा अपॉन बी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हमको ये अप्रोच रखनी चाहिए, उसको अलजेब्रिक फॉर्म में आखिरी तक सॉल्व करो, और जब वो सिंप्लीफाई हो जाए उसके बाद वैल्यूज सब्सटीट्यूट करो। वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर है, अलजेब्रिक फॉर्म में पूछा होता तो यही आंसर है। और अब वैल्यूज डालकर इसको सॉल्व करें तो एम डैश कितना दे रखा है, वो है 0.5 kg पर मीटर। यहाँ पर जी भी आएगा, यहाँ जी भी आएगा एम डैश के साथ में, यानी यहाँ लिख देता हूं मैं जी की वैल्यू। अब एम डैश है कितना, 0.5, जी को हम मान लेते हैं 10, और tan थीटा, तो ये तो हो जाएगा 1/√3, क्योंकि थीटा है 30 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है, 0.25 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। कभी कभी उसे मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, कभी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। तो 0.25, इसको लिख लेते हैं 25, और ये 100। तो 25 से ये 4 बार कैंसिल, और ये 0.5 का 10 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये बना 5, 20/√3, ये हमारा आंसर है एक्चुअली। और 1/√3 यदि आपको याद होगा तो और काम आपका आसान हो जाएगा। नहीं है याद तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 20/3 इंटू √3। सॉल्विंग के बाद या आप अप्रॉक्सीमेशन भी करेंगे तो इस आंसर तक पहुंच जाएंगे। आंसर इज 11.32 एम्पियर। तो अच्छा सवाल है, इसको एक दो बार आपको करके देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 5। A 250 turn rectangular coil of length 2.1 centimeter and width 1.25 centimeter carries a current of 85 microampere and subjected to a magnetic field of strength 0.85 Tesla. Work done for rotating the coil by 180 degree against the torque is। तो आपने बार मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा कि जब किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो वर्क डन होता है एम बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2।
m क्या है, तो यह है मैग्नेटिक मोमेंट, b इज मैग्नेटिक फील्ड, और उसको θ1 की पोजीशन से θ2 की पोजीशन तक रोटेट किया गया है। अब यहां तो सिर्फ ये बोला है कि 180 डिग्री से उसको घुमा दिया, तो हम ये मानते हैं कि पहले वो था पैरेलल, बार मैग्नेट पैरेलल था, यानी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच एंगल था 0, और उसको एंटी पैरेलल कर दिया गया, मतलब θ2 ये हो गया है 180 डिग्री। तो पैरेलल की पोजीशन से उसे एंटी पैरेलल करने में कितना वर्क डन होगा ये हमसे पूछा गया है। हालांकि यहाँ पर बार मैग्नेट की बात नहीं हुई है, करंट कैरिंग कॉइल की बात हुई है। तो आप इससे याद ला सकते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब यहां पर डालेंगे हम वैल्यूज, तो cos 0 इज 1 और θ2 है 180, cos 180 इज -1, तो 1 माइनस माइनस 1 यानी 2 mb, बस ये हमको फॉर्मूला लगाना है। अब क्योंकि यहां पर बात हुई है किसी करंट कैरिंग लूप की, तो बस m की जगह हमको क्या सब्स्टिट्यूट कर लेना है, जैसा हमने पढ़ा था इसके पहले, NIA, तो 2 NIAB। डायरेक्ट भी यदि आपको याद आ जाता है तो भी आपका काम बन जाएगा, 2 NIA इंटू बी। ये हमको फाइंड आउट करना है, बस वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स विच इज गिवन टू बी 250। उसके बाद करंट है 85, पर वो है माइक्रो एम्पियर में, यानी -6 का इसमें मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एरिया सेंटीमीटर में वो डायमेंशंस दी हुई हैं 2.1 और 1.25, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, और इसका बना दिया हमने ये मीटर स्क्वायर। और क्या चाहिए, और चाहिए बी इज 0.85 टेस्ला। तो बहुत ढेर सारा कैलकुलेशन है, सब बहुत सारा मतलब मल्टीप्लीकेशन ज्यादा है, 10 की पावर्स ही है ज्यादातर। इसको सॉल्व करके आप आंसर मिलेगा आपको ये वाला 9.1 माइक्रो जूल, क्योंकि आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर होगा क्या कि आंसर आएगा जूल में, और हमको चाहिए माइक्रो जूल में। तो 1 जूल कितने माइक्रो जूल, 10⁶। तो यदि यहीं आप 10⁶ कर देंगे तो फाइनल आंसर आपको माइक्रो जूल में मिलेगा। यदि आपका ध्यान इधर चला गया है तो सभी आंसर्स माइक्रो जूल में। उसका फायदा ये होगा कि इसको अकाउंट में नहीं लेना पड़ेगा आपको, फिर आप मल्टीप्लाई वगैरह करना तो ये आंसर आपको मिलेगा 9.1 माइक्रो जूल। बेसिकली ये फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद आ जाना चाहिए कि पैरेलल था वो डायपोल, या वो कॉइल इस तरह थी कि M और B के बीच एंगल था 0 और उसको कर दिया 180, तो वर्क डन होगा 2 MB। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 6। एन अरेंजमेंट of 3 parallel straight wires placed perpendicular to plane of paper carrying same current I along the same direction as shown in figure. Magnitude of force per unit length on the middle wire B is given by। अच्छा सवाल है, ये शायद 2016 या 17 में पूछा हुआ है, यहाँ मेंशन नहीं किया है, आप देख लेंगे उसको। तो ये 3 वायर्स हैं A, B और C। इन तीनों को किस तरह रखा गया है, प्लेन ऑफ पेपर से परपेंडिकुलर, मुझे कहना पड़ेगा कि बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर। एक ये वायर है, और ये जो डॉट दिखाया हुआ है ये डॉट है करंट के लिए। करंट इस वायर में, ये वायर है इस तरह से, और करंट फ्लो हो रहा है आउटवर्ड, नॉर्मल टू द बोर्ड आउटवर्ड, ये है करंट। ऐसा ही ये एक वायर है C, और ये एक वायर है B। ये 3 वायर्स हैं बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस D दे रखी है, ये भी दे रखा है D, और ये एंगल दे रखा है 90 डिग्री। हमको बताना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर B। इस B पर लगने वाला फोर्स हमको फाइंड आउट करना है। तो बहुत सारा काम इसमें करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो इस B को यहां से हटा दें थोड़ी देर के लिए, मान लें कि B यहां नहीं है, और इन तीनों वायर्स में करंट तो सेम फ्लो हो रहा है, आंसर्स में आपको दिख रहा है ये I, तो सभी में से करंट है I, और B को हम हटा लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब ये क्या हो गया, ये हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर। और क्योंकि यहाँ इसकी लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी ये इसको हम मानेंगे इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर, बल्कि तीनों को। वैसे आप जानते हैं कि वो फाइनाइट लेंथ का हुआ
तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर यहाँ आता है आई बाय डी, डी होता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, और यहाँ आता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और इनफाइनाइट लेंथ का यदि वो वायर है तो अल्फा बीटा दोनों होते हैं 90, साइन 90 इज 1, तो यहाँ बन जाएगा 2। यानी हमको फॉर्मूला ये यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड यदि चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय डी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस सी ने, वायर सी ने बी की लोकेशन पर कितनी फील्ड प्रोड्यूस की और किस डायरेक्शन में करी। तो अब पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ये वो वायर और ऐसा है उसमें बहने वाला करंट। तो आपको मालूम होगा कि स्ट्रेट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो होती हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स विद वायर एट द कॉमन सेंटर। और ये है वो करंट, इस तरह की होंगी। वो ऐसा करना चाहिए, दाहिने हाथ को अधूरा खोलें और इस तरह सोचें कि जो लाइंस होंगी वो इस तरह की होंगी, एंटी क्लॉक। और ये भी पता होगा आपको कि लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट फील्ड की डायरेक्शन बतलाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर एक सर्कल एज्यूम करेंगे ऐसा उस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए, तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा डाउनवर्ड्स, यानी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये वायर सी। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड तो यही होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 करंट आई और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट डी, इतनी फील्ड यहां प्रोड्यूस होगी ड्यू टू सी। अब ए ने यहां कितनी फील्ड प्रोड्यूस की, तो सिमेट्री से आप देख रहे हैं करंट तो इसमें भी आई है, डिस्टेंस भी डी है, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा। और डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए फिर वैसे ही सोचें कि ऐसा है वो करंट, तो इस तरह का सर्कल सपोज करें तो यहां होगी वो फील्ड। क्या ये दोनों फील्ड्स इक्वल मैग्नीट्यूड की नहीं है, हैं? दोनों का मैग्नीट्यूड यही होगा। इसका मतलब बी पर, लोकेशन बी पर यहां पर दो फील्ड्स काम कर रही हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड है सेम। अब वेक्टर प्रॉपर्टी से आप जानते हैं दो वेक्टर्स यदि इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं, 90 पर इंक्लाइंड है, तो रिजल्टेंट फील्ड, इसको मैं लिख लेता हूं बी आर, रिजल्टेंट फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो ये दिख ही रही है आपको, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो होगा किसी एक का मैग्नीट्यूड टाइम्स रूट टू, यानी यहां लिख लेते हैं 2 रूट 2 आई अपॉन डी। ये होगी रिजल्टेंट फील्ड। अब यहाँ रिजल्टेंट फील्ड इस डायरेक्शन में है और अब उस वायर को लाकर यहाँ सोचना है, इस वायर को बी को, कि यहाँ पर एक वायर है। अब तो ये हो गया करंट कैरिंग वायर इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, इन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आएगा फोर्स। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आई बी एल साइन थीटा। अब यहां मिस्टेक हो सकती है, साइन थीटा में थीटा होगा 90। क्या लॉजिक लगाएंगे कि ये वायर है वो जिसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरह का, तो फील्ड तो उस वायर से होगी परपेंडिकुलर, वो फील्ड होगी परपेंडिकुलर, एंगल होगा 90, यानी फोर्स होगा आई बी एल। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला वो आंसर हो जाएगा। फोर्स कितना, करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड ये रखी है यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 रूट 2 आई बाय डी, तो ये हो गया बी। और फिर क्या चाहिए आपको, आई बी एल, आई बी एल, तो लेंथ मालूम है क्या आपको, तो इनफाइनाइट लेंथ थी, फोर्स पर यूनिट लेंथ ही पूछा हुआ है, तो एल तो 1 हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ ही पूछा हुआ है, तो कोई चक्कर ही नहीं है उसका, लेंथ का वो 1 मान लिया हमने, बस ये आपका आंसर हो गया। इसको ही सॉल्व कर देना है तो मुझे लगता है आंसर आपको मिल जाएगा। म्यू नॉट, पहले तो ये लिखें म्यू नॉट, फिर ये आई इंटू आई, ये हो गया आई स्क्वेयर्ड, फिर ये 2 से ये 2 बार कट गया, तो नीचे बच रहा है 2 पाई डी और ऊपर आ रहा है रूट टू, रूट टू। तो क्या करें, ऊपर आ रहा है ऑलरेडी रूट टू और रूट टू का ऊपर नीचे कर देता हूं मैं मल्टीप्लीकेशन आंसर तक पहुंचने के लिए, तो ये दोनों मिलकर 2 हुए और ये 2 से कैंसिल, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया म्यू नॉट आई स्क्वेयर्ड अपॉन क्या हो गया पाई डी और रूट टू, यानी रूट टू यहां लिख देता हूं, फिर ये पाई और ये डी। दिस इज आवर आंसर एंड सो ऑप्शन डी इज नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग straight wire of radius a carries a steady current I.
The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of the magnetic fields B and B dash at radial distances a by 2 and 2a respectively from the axis of the wire is. The एम्पियर सर्किटल लॉ से इसको सॉल्व करेंगे. क्या बोला है हमसे कि एक वायर है, तो वायर है और उस वायर का हमको क्या दे रखा है, उस वायर का हमको रेडियस दे रखा है. ऐसी है वो वायर, ए रेडियस की हो गई ये वायर, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और वो करंट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन. तो ये हमने वो वायर सपोज कर लिया, और इसमें से बहने वाला करंट कितना है, वो है आई, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके क्रॉस सेक्शन में. उस वायर का आप क्रॉस सेक्शन ही देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे. ऐसा है वो वायर बोर्ड से परपेंडिकुलर, उसका आप देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन, और उसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है ए रेडियस का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला ये वायर, और उसके क्रॉस सेक्शन में करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. मतलब करंट पर यूनिट एरिया कितना है, करंट पर यूनिट एरिया होगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर. इसकी हमको जरूरत पड़ेगी. अब उसने बोला है कि इस वायर ने मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस की हैं रेडियल डिस्टेंसेस ए बाई 2 और ए पर. ए बाई 2 कहाँ होगा, तो ए बाई 2 तो यहां होगा, हाफ ऑफ रेडियस यहां कहीं पी पर. यहां फील्ड प्रोड्यूस हुई है बी, और ये बाई 2 यहां लिख लेते हैं, और डिस्टेंस 2a पर, डबल ऑफ रेडियस पर, यहां पर फील्ड प्रोड्यूस हुई है बी डैश, डिस्टेंस 2a पर. और हमको करना क्या है, हमको चाहिए, क्या पूछा है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स बी एंड बी डैश, बी और बी डैश का रेशियो. मैं आपको याद दिलाता हूं, एम्पियर सर्किटल लॉ से यदि यहां आपको फील्ड निकालनी है तो क्या करेंगे, आप निकालेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसको इक्वेट कर देते हैं आप किसके साथ में, लाइन इंटीग्रल कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने मानी है यहाँ बी, और सरकमफेरेंस कितना होगा, तो सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई ए बाई 2. तो ये तो आया लाइन इंटीग्रल, और ये होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट थ्रेडिंग द लूप. तो करंट इसमें कितना होगा, तो करंट पर यूनिट एरिया कितना है, तो है आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, और खुद ये एरिया कितना होगा, तो ये होगा पाई ए स्क्वायर बाय 4. ऐसा सब कुछ आ जाएगा, इक्वेशन 1 बनेगी. और पाई ए स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया है, फिर ये 2 से 2 बाद में कैंसिल करते हैं, इक्वेशन 1 बनी. अब यही काम यहां करेंगे हम, फिर से हम लाइन इंटीग्रल निकालेंगे. फील्ड कितनी है, बी डैश टाइम्स सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई और 2a, 2 पाई आर है ना, रेडियस है 2 पाई 2a इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट थ्रेडिंग. करंट तो पूरा ही होगा, तो आई आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगी इक्वेशन 2. ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम ये करें कि या तो एक काम करें कि ये 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल होगा जब हम डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, और ये a भी कैंसिल आउट हो जाएगा. इसका यहाँ कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, b इक्वल्स, 1-2 मिनट और इसको उधर ले जाते हैं. वैसे तो ये म्यू नॉट आई भी कैंसिल हो रहा है, जब डिवाइड करेंगे सब कैंसिल फैंसिल हो गया है. यहाँ बचा है b, और 2 का हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी यहाँ हो गया ये 1/2, 1/2. b इक्वल्स टू, या सीधे आप चाहें तो डिवाइड कर लें, कोई बात नहीं, डिवाइड कर देते हैं इसको. b अपॉन बी डैश, फाइनल आंसर ही लिख रहा हूं अब मैं, b अपॉन बी डैश. तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 1/2 बच रहा है ऊपर, और इधर क्या होगा, इधर इस 2 को आप जब इधर ले जाएंगे तो वो भी 1/2 ही होगा, और 1/2 डिवाइड होकर आंसर आ गया आपका 1. अनएक्सपेक्टेड आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आंसर 1 पर कोई नहीं तुक्का लगाएगा भी तो उसे लगेगा कि ये दोनों डिस्टेंसेस अलग हैं, तो फील्ड्स कैसे, उनका रेशो कैसे 1 हो जाएगा, ऐसा सोचकर, और 1 पर तो नहीं जाएगा वो. तो अच्छा क्वेश्चन ये इसलिए है. तो ये नीट 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन करते हैं. अ लॉन्ग वायर कैरिंग a steady current is bent into a circular loop of 1 turn. The magnetic field at the center of the loop is B. It is then bent into a circular loop, coil of n turns. The magnetic field at the center of this coil of n turns will be. नीट 16 का क्वेश्चन है.
तो आप जानते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है 2 पाई एन आई अपॉन आर। इसी शेप में इसको याद रखना चाहिए, बहुत फायदा होता है इससे। म्यू नॉट बाय 4 पाई ये कांस्टेंट, और फिर यहाँ 2 पाई एन आई अपॉन आर याद रखना चाहिए। अब केस 1 में उसने क्या किया है, केस 1 में ऐसा बोला है कि एक वायर लिया, लॉन्ग वायर, मान लो उसकी लेंथ है एल, और उसको बेंट कर दिया है 1 टर्न के सर्कुलर लूप में, और उसमें करंट आई पास करने से सेंटर पर फील्ड प्रोड्यूस हो गई है बी। ये केस 1। तो एल लेंथ के वायर को सिंगल लूप बनाया हमने, सर्कुलर लूप 1 टर्न का, तो एल बराबर होगा 2 पाई आर सरकमफेरेंस। तो आर इन टर्म्स ऑफ लेंथ हो जाएगा एल अपॉन 2 पाई। अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, उसको बोलता हूं मैं B1, पर B1 हमको दे ही रखा है B, तो B ही लिखे रहने देते हैं। B बराबर कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर यहाँ क्या आएगा 2 पाई, n तो 1 हो जाएगा करंट I, और नीचे आएगा रेडियस, रेडियस विल बी L, और यहाँ आएगा 2 पाई। दिस इज इक्वेशन 1। अब केस 2 में क्या किया, केस 2 में अब उसी वायर को, ऐसा बोला है कि उसी वायर को अब उसने n टर्न्स के सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में बेंट किया हुआ है। तो n टर्न्स हैं, एक टर्न का सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर डैश, तो n टर्न्स में टोटल लेंथ कितनी होगी, वो l के बराबर होगी, तो l बराबर होगा n इंटू 2 पाई आर डैश। यहां से r डैश निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा l अपॉन 2 पाई n, है ना, 2 पाई n। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यदि सेम करंट उसमें पास किया है जो हमको फाइंड आउट करना है, उसको लिखा मैंने बी डैश, ये केस 2 की बात कर रहा हूं मैं, बी डैश वो कितना होगा, तो फिर से फॉर्मूला तो वही लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर यहाँ क्या आएगा 2 पाई n, तो नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट फिर भी I ही है, अपॉन रेडियस, तो रेडियस हो जाएगी L अपॉन 2 पाई n, 2 पाई n। ऐसा बनेगा ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन। यही हमसे पूछा इन टर्म्स ऑफ बी, मतलब इस बी को वहां इनकारपोरेट करना है आपको। तो ये देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऑब्जर्वेशन से ही आप बतला सकते हैं, ये आ गया, उसके बाद 2 पाई आई ये आ गया, फिर ये 2 पाई भी आ गया, और एल भी आ गया। ये जो येलो से मैंने सर्कल किया ये सब मिलकर क्या है बी, देयरफॉर बी डैश विल बी कितना हो जाएगा n स्क्वायर बी। ये सब मैं आपको समझा रहा होता हूँ इसलिए इतना समय लगता है, नहीं तो इजीली वो हो जाएगा, बशर्ते आप सही फॉर्मूला लगा रहे हो, वो आपको याद आ जाए तो इजी है। n स्क्वायर बी इज द आंसर।